नमस्कार डियर स्टूडेंट। अपने मानव रोग के पिछले पार्ट के अंदर अपने बात कर रहे थे संक्रामक रोग के टाइप प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। तो अब आज अपने आगे बात करते हैं उसी प्रोटोजोआ जनित रोग को इसी कड़ी के अंदर अपने आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ जनित रोग है अपने पढ़ रहे थे कौन से रोग? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग मतलब जो रोग प्रोटोजोआ के कारण एक शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं वह रोग क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाते हैं। समझा की बात? तो अब अपने इसके अंदर बात कर चुके हैं पेचिस रोग के बारे में और इसी कड़ी में अपने आगे नेक्स्ट रोग है मलेरिया। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग है यह एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रोटोजोआ जनित रोग की श्रेणी में आए। क्या कहलाएगा? प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाएगा। अब देखिए जो मलेरिया रोग है वह किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? तो जो मलेरिया रोग है वह फैलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण। तो इसको फैलाने वाला जो रोग कारक होगा, रोग कारक कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया। अब पूछ लिया जाता है कि मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन होगा? तो किसके कारण ये फैलता है? ये फैलता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। किसके काटने से? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। तो वाहक कौन हो जाएगा? मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग होने पर शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? देखो जब मलेरिया होता है तो तेज सर्दी सर्दी लगती है और सर्दी के कारण शरीर में कंपकंपी उत्पन्न होती है और कंपकंपी के दौरान क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। तो लक्षण क्या होगा? तेज कंपकंपी के साथ, तेज कंपकंपी के साथ बुखार आना, तेज कंपकंपी के साथ बुखार आना। जब अपने इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो वह रोग क्या कहलाएगा? मलेरिया रोग कहलाएगा। तो इसका बेटा उपचार किस प्रकार से लिया जा सकता है? उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? कुनैन के द्वारा। कुनैन की टेबलेट लेने से मलेरिया रोग का क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। लेकिन कुनैन की टेबलेट के साथ दूध अपने को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक कुनैन के कारण व्यक्ति अंधेपन का भी शिकार हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अलावा नीम की पत्तियां हो गई, नीम की पत्तियां हो गई और इसका जो मुख्य उपचार होता है वह है बीटा आर्टियर वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? बीटा आर्टियर वैक्सीन। बीटा आर्टियर वैक्सीन के द्वारा मलेरिया रोग का क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। और मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसको फैलाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। वाहक कौन होगा? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये मानव के शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होंगे? सर्दी लगेगी और सर्दी के साथ तेज कंपकंपी के साथ क्या आएगा? बुखार आएगा। तो उपचार कौन सा लेंगे? कुनैन या नीम की पत्तियां और बीटा आर्टियर वैक्सीन के द्वारा क्या 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 कर सकते हैं? अपने इसका उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? अब अपने आगे ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटोजोआ जनित रोग जो कौन सा है? कालाजार रोग। तो नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वह कौन सा है? कालाजार रोग।
काला जार, ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए तो अन्य नाम क्या होगा? इसे कहा जाता है काला जवर। क्या कहा जाता है? काला जवर या काला बुखार भी कहा जाता है। अब ये जो कालाजार रोग है ये किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? ये फैलता है लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग है। इसका जो रोग कारक होगा, रोग कारक कौन सा हो जाएगा? लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी, लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? कालाजार रोग है। और इसका जो वाहक होता है वह कौन होता है? जो कालाजार रोग होता है ये होता है बालू मक्खी, या उसे अपने कहते हैं सिक्टा मक्खी, जो बालू रेत के अंदर पाई जाती है। तो इसका जो वाहक होगा, वाहक कौन हो जाएगा? बालू मक्खी, या इसे अपने क्या कहा जाता है? सिक्टा मक्खी। तो बालू मक्खी या सिक्टा मक्खी के काटने से लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी ये मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? कालाजार, या इसे अपने क्या बोल सकते हैं? काला जवर बोल सकते हैं। और इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग होता है। और जब ये कालाजार रोग हो जाता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तेज बुखार आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, और इसके साथ साथ एनीमिया रोग होने की भी संभावना रहती है। एनीमिया रोग बेटा क्या होता है? एनीमिया होता है जो रक्त है, रक्त की मात्रा में क्या आ जाना, कमी आ जाना, क्या कहलाता है? एनीमिया रोग कहलाता है। तो देखिए इसके लक्षण कैसे होंगे? बुखार आना, बुखार आना, इसके अलावा चक्कर आना, और इसके अलावा अपने जो लक्षण दिखाई देगा वो एनीमिया रोग। एनीमिया मतलब शरीर में रक्त की मात्रा में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। उसे अपने क्या बोल देते हैं? एनीमिया रोग कहा जाता है। समझा की बात? तो बेटा इसका उपचार किस प्रकार से लिया जाएगा? तो इसका उपचार क्या रहेगा? इसका उपचार लेंगे किस मेडिसिन के द्वारा? मिल्टोफोसिन मेडिसिन के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्टोफोसिन मेडिसिन के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? इसका उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपने इलाज लेना चाहें तो इसका इलाज क्या रहेगा? एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी के द्वारा भी इसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। तो बेटा कालाजार रोग, कालाजार रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काला जबर या काला बुखार कहा जाता है। ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है। और इसको फैलाने वाला कारक कौन है? बालू मक्खी या सिक्टा मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? कालाजार रोग। और कालाजार रोग होने पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस अंग पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर। तो बेटा किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? बुखार आएगा, चक्कर आना, एनीमिया रोग हो सकता है। उपचार किस प्रकार से लिया जाएगा? मिल्टोफोसिन और एम्फोटेरिसिन बी की मेडिसिन के प्रयोग के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? इसका उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट रोग के बारे में चर्चा करते हैं जो है निद्रा रोग। कर लिया नोट? अब देखिए अपने नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वह कौन सा है? निद्रा रोग। कौन सा रोग है? निद्रा रोग। ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग की श्रेणी में आता है। तो इसको फैलाने वाला जो कारक है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ये होता है ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? निद्रा रोग है। और किसके माध्यम से फैलता है?
ये फैलता है सीसी मक्खियों के कारण। किसके कारण? सीसी मक्खियों के कारण। तो वाहक कौन होगा इसका? सीसी मक्खियां, जिनको अपने क्या बोल सकते हैं? घरेलू मक्खियां भी कहा जाता है। जो घरेलू मक्खियां होती है, जो छोटे वाली, माने के बोल देंगे जी, सीसी मक्खियां बोल देंगे। तो निद्रा रोग का वाहक कौन होगा? सीसी मक्खियां होंगी। और निद्रा रोग होने पर इसका जो प्रभाव है, प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका जो प्रभाव पड़ता है वह तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। तो इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। समझा की बात? तो देखो बेटा, निद्रा रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? शरीर में दर्द रहेगा, तो मतलब बदन दर्द, और अत्यधिक नींद आना, अत्यधिक नींद आना। इस प्रकार के लक्षण किस रोग के होते हैं? निद्रा रोग के। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? निद्रा रोग को कहा जाता है हाइपरसोमनिया रोग। क्या कहा जाता है? हाइपरसोमनिया रोग भी कहा जाता है। हाइपरसोमनिया रोग भी कहा जाता है। अब देखिए, इसका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा? इसका उपचार अपने कर सकते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार के माध्यम से। घरेलू उपचार किया जा सकता है, तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के माध्यम से इसका क्या किया जा सकता है? उपचार कर सकते हैं। सीबीटी के द्वारा है, सीबीटी के द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिन यूज करेंगे वो है मोडाफिनिल। कौन सी है? मोडाफिनिल। मोडाफिनिल मेडिसिन के द्वारा भी अपने क्या ले सकते हैं? इसका उपचार ले सकते हैं। इसके अलावा है मेथिलफिनेट। कौन सी है? मेथिलफिनेट। मेथिलफिनेट। इसके अलावा है रेटाविल। इसके अलावा है प्रोविजिल। इन मेडिसिन के द्वारा अपने निद्रा रोग का क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। और किसके माध्यम से फैलता है? सीसी मक्खियों के काटने से। और इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर। और लक्षण कैसे दिखाई देते हैं जब निद्रा रोग होता है? तो बदन दर्द रहता है, अत्यधिक नींद आने लगती है। और इसका अन्य नाम क्या होगा? हाइपरसोमनिया रोग भी कहा जाता है। किसको? निद्रा रोग। उपचार किस प्रकार से ले सकते हैं? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से, मोडाफिनिल, मेथिलफिनिल और रेटाविल, प्रोविजिल मेडिसिन के माध्यम से अपने इसका क्या कर सकते हैं? उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? तो ये थे अपने जो प्रमुख प्रोटोजोआ जनित रोग थी। अब इसी कड़ी में अपने आगे बात करते हैं संक्रामक रोग का जो चौथा टाइप है। चौथा टाइप कौन सा है? कवक जनित रोग या फंगिस जनित रोग, या इनको कहा जाता है फंफूद जनित रोग। मतलब जो कवकों के कारण फैलते हैं। तो जो चौथा टाइप होगा वह कौन सा होगा? कवक जनित रोग। कौन सा हो जाएगा? कवक जनित रोग। मतलब जो कवकों के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, वे रोग क्या कहलाते हैं? कवक जनित रोग कहलाते हैं। समझा की बात? अब देखिए, कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख कवक जनित रोग कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपने को एक लाइन ध्यान रखनी है। जो क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। इस लाइन में सारे के सारे कवक जनित जो प्रमुख रोग है वो सारे आ जाएंगे। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से अपने को ध्यान रखना है गंजापन। गंजा से क्या हो जाएगा? गंजापन। दामा से ध्यान रखना है दम्मा रोग, जिसको अपने अस्थमा कहा जाता है। दह से ध्यान रखना है दाद। खाज से ध्यान रखना है खाज खुजली। खाज खुजली। इसके बाद ए से ध्यान रखना है एथलीट फुट। एथलीट फुट। तो प्रमुख जो कवक जनित रोग है वह कौन कौन से? गंजापन है, दम्मा या जिसको अपने अस्थमा कहा जाता है, दाद है,
खाज खुजली है और एथलीट फुट है। तो इन रोगों को याद रखने के लिए अपनी ये एक लाइन ध्यान रखनी है, कौन सी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। समझा गई बात? अब अपने एक एक रोग को लेके बात करते हैं। तो कौन सा है पहला जो कवक जनित रोग है, वह कौन सा है? गंजापन रोग है। कौन सा है? गंजापन रोग है। जो गंजापन रोग है ये आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। ठीक है, आनुवंशिक जो परिवर्तन होते हैं उन आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है, जेनेटिक्स कारणों से हो सकता है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हार्मोन के अंदर परिवर्तन होगा, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्मोन में परिवर्तन के कारण भी कौन सा रोग हो सकता है? गंजापन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी के कारण भी ये रोग उत्पन्न हो सकता है। और ये किस कवक के कारण होता है? ये होता है टीनिया पेस्टिस नामक कवक के कारण। किसके कारण होता है बेटा? टीनिया पेस्टिस कवक के कारण फैलने वाला रोग है। देखिए ये क्या है? आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग है। आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग, उत्पन्न होने वाला रोग। इसके अलावा ये हो सकता है विटामिन ए की कमी से भी। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? गंजापन है। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे अपने शरीर के अंदर बनने वाले जो हार्मोन है उन हार्मोन्स के अंदर क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण भी कौन सा रोग हो सकता है? गंजापन हो सकता है। तो उम्र बढ़ने से हार्मोन परिवर्तन के कारण, हार्मोन परिवर्तन के कारण होने वाला रोग भी है। परिवर्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? गंजापन है। और इस रोग का जो मुख्य कारक है, रोग कारक है जिसके कारण ये फैलता है, तो ये किस कवक के कारण फैलता है? ये फैलता है टीनिया पेस्टिस नामक कवक के कारण। किसके कारण फैलता है? टीनिया पेस्टिस नामक कवक के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? कौन सा रोग फैलता है? गंजापन रोग। कारक पूछा जाए रोग कारक तो कौन सा होगा? टीनिया पेस्टिस कवक हो जाए। समझा की बात? अब अपने इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? विटामिन ए के स्रोतों का प्रयोग करके अपने इसका उपचार किया जा सकता है। तो उपचार क्या रहेगा इसका? विटामिन ए के स्रोतों का प्रयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। तो गंजापन है वह आनुवंशिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है, विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है, और उम्र बढ़ने से जब हार्मोनों में परिवर्तन होगा तो उसके कारण भी गंजापन रोग हो सकता है। और ये किसके कारण फैलता है? किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेस्टिस नामक कवक के कारण होता है। और इसका उपचार क्या रहेगा? विटामिन ए के सोर्सेज के द्वारा अपने इसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। समझा की बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना है तो नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो रोग है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो है दमा, या इसे कहा जाता है अस्थमा। कर लिया नोट? नेक्स्ट जो कवक जनित रोग है उसके बारे में अपने बात करते हैं। नेक्स्ट जो कवक जनित रोग है वह कौन सा है? नेक्स्ट जो कवक जनित रोग है वह है दमा या अस्थमा। कौन सा है? दमा, या इसे क्या कहा जाता है? अस्थमा रोग भी कहा जाता है। दमा या अस्थमा रोग। और जो दमा या अस्थमा रोग है इस ये होने पर इसका जो प्रभाव है वह किस अंग पर पड़ता है? ये एक श्वास से संबंधित रोग है और इसका प्रभाव पड़ता है किस पर? श्वसन तंत्र पर। तो दमा या अस्थमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र है। कौन सा है? श्वसन तंत्र हो जाएगा।
समझा की बात। और अगर पूछ लिया जाए कि दमा के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो दमा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एटोपिक, पहला प्रकार कौन सा है? एटोपिक है। और दूसरा कौन सा है? गैर एटोपिक, गैर एटोपिक दमा। तो दमा के प्रकार पूछे जाए तो बेटा कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एटोपिक और गैर एटोपिक। अब देखिए इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखो ये एक एलर्जेटिक रोग भी, क्या है? एलर्जेटिक रोग है। मतलब ये पर्यावरणीय कारकों से फैल सकता है, जैसे धूल गर्दा वगैरह उड़ने से ये रोग उत्पन्न हो सकता है। श्वास लेने में क्या आती है? दिक्कत आती है। तो उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है? पर्यावरणीय कारकों से फैल सकता है, पर्यावरणीय कारकों से। इसके अलावा ये होता है एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, मतलब आनुवंशिकी कारण भी बन सकते हैं इसके, माता पिता में है और अपने अंदर भी ये हो सकता है। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलेंगे? एपिजेनेटिक्स बोलेंगे। और इसके अलावा ये फैलता है, मुख्य कारण है इसका स्नोफिल्स। क्या है? स्नोफिल्स। स्नोफिल्स बेटा किसे कहा जाता है? जब रक्त के अंदर रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, मतलब रक्त कणिकाओं का स्तर बढ़ जाता है। उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? दमा। तो स्नोफिल्स किसे कहेंगे? रक्त कणिकाओं का स्तर बढ़ना, रक्त कणिकाओं का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? रक्त कणिकाओं का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? स्नोफिल्स कहलाता है। तो दमा रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न हो सकता है। एपिजेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स कारणों से हो सकता है। स्नोफिल्स मतलब रक्त कणिकाओं का जब स्तर बढ़ेगा तो रक्त कणिकाओं का स्तर बढ़ने से भी कौन सा रोग हो सकता है? दमा या अस्थमा रोग हो सकता है। तो जब दमा या अस्थमा रोग होता है तो इसके कारण किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पे। तो ये एक श्वास से संबंधित रोग है। तो लक्षण कैसे दिखाई देंगे? श्वास लेने में कठिनाई होना, श्वास लेने में कठिनाई होना, इसके अलावा बेचैनी रहना, बेचैनी रहना, इसके अलावा फेफड़ों में जकड़न उत्पन्न होना, फेफड़ों में जकड़न उत्पन्न होना। इस प्रकार के लक्षण किस रोग के हैं? ये दमा या अस्थमा रोग के हैं। और इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? इसका उपचार रहेगा एनिमा। क्या रहेगा? एनिमा के द्वारा उपचार किया जा सकता है इसका, एनिमा के द्वारा। या अपने जैसे व्रत वगैरह रखते हैं तो उपवास रखकर भी इसका उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा अपने को 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। जब दमा रोग हो जाता है तो अपने को क्या करना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। समझा की बात? तो दमा रोग का उपचार किससे करेंगे? एनिमा से, या उपवास या व्रत रखकर कर सकते हैं, या फिर दमा रोग होने वाले व्यक्ति को 8 से 10 गिलास प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। और इससे संबंधित जो जांच या निदान है, दमा रोग की जांच या निदान कौन सी होती है? जांच या निदान अगर अपने करेंगे तो जांच कौन सी होगी इसकी? स्पीरोमेट्री। दमा रोग की जांच कौन सी होती है? स्पीरोमेट्री। समझा की बात? तो दमा या अस्थमा इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर, क्योंकि ये एक श्वास से संबंधित समस्या है। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एटोपिक और गैर एटोपिक। और इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? पर्यावरणीय कारकों से, धूल मिट्टी आदि के कारण उत्पन्न हो सकता है। एपिजेनेटिक्स मतलब आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा स्नोफिल्स मतलब रक्त कणिकाओं का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? स्नोफिल्स कहलाता है। तो स्नोफिल्स के कारण भी दमा रोग हो सकता है। लक्षण कैसे दिखाई देंगे? श्वास लेने में क्या होगी? कठिनाई होगी।
बेचैनी रहेगी, फेफड़ों में जकड़न उत्पन्न होना, ये क्या है, दमा रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, एनिमा के द्वारा या उपवास रखकर या 8 से 10 गिलास पानी है वो प्रतिदिन व्यक्ति को पीना चाहिए। जांच क्या कहलाएगी, दमा की जांच क्या कहलाती है, स्पिरोमेट्री कहलाती है। समझा की बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं जो है दाद। कर लिए नोट। अब देखिए नेक्स्ट जो रोग है वह कौन सा है, दाद है। दाद को अपने क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम है रिंगवोर्म। क्या है, इसे अपने बोलते हैं रिंग वोरम भी कहा जाता है, रिंग वोरम। दाद का अन्य नाम पूछा जाए तो बेटा क्या होगा, रिंग वोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग वोरम हो जाएगा। और दाद है, दाद अपनी त्वचा पर होने वाला रोग है, तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वह कौन सा होगा, त्वचा हो जाएगी। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वह किस पर पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है। और ये किस कवक के कारण फैलता है, इसको फैलाने वाला जो कवक है या रोग कारक होगा वह कौन सा होगा, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक। तो इसका जो रोग कारक होगा वह कौन सा हो जाएगा, ट्राइकोफाइटोन कवक। ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा है, दाद है। और जब ये रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब जो त्वचा है, त्वचा पर क्या हो जाते हैं, लाल रंग के दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, लाल दाने निकलना। इसके अलावा जो चमड़ी है, चमड़ी छिलकों की तरह उतरनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये लक्षण किसके होंगे, दाद की होंगे। तो दाद रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, त्वचा पर लाल दाने निकलना, त्वचा पर लाल दाने निकलना, चमड़ी छिलके की तरह उतरना, छिलके की तरह उतरना। इसके अलावा अगर अपनी बात करें, इस ये फैलता किसके कारण है, किस कारण से फैलता है, तो देखो अगर अपने नमी वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि अपने बाथरूम हो गया, ठीक है, तो वहां पे अगर अपने नंगे पांव विचरण करेंगे तो नमी वाले स्थान पे कौन सा कवक उत्पन्न होता है, ट्राइकोफाइटोन कवक उत्पन्न होता है। और इस ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण चमड़ी से संबंधित रोग कौन सा हो जाता है, दाद रोग हो जाता है। तो कारण क्या होगा, नमी वाले क्षेत्रों पर नंगे पांव घूमने से, नंगे पांव घूमने से। समझा की बात। अब देखिए इसका उपचार किस प्रकार से लेंगे, उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। एक तो आता है फूट पाउडर जो उंगलियों के बीच में लगाया जाता है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो ये जो रोग है ये गर्मी के मौसम में ज्यादातर होता है, तो उंगलियों के बीच में फूट पाउडर लगाकर। इसके अलावा जैसे दांत से संबंधित जो ट्यूब आती है, जैसे रिंग गार्ड है, इज गार्ड है, ठीक है, तो इसके माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है, तो फूट पाउडर का प्रयोग करके। इसके अलावा है रिंग गार्ड, इसके अलावा है इज गार्ड, इनके माध्यम से किसका उपचार कर सकते हैं, अपनी दाद का उपचार किया जा सकता है। दाद का अन्य नाम क्या है, रिंगवर्म है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है। कारक किस कवक के कारण फैलता है, ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण फैलता है। लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, त्वचा पर लाल दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और चमड़ी छिलके की तरह उतरनी प्रारंभ हो जाती है। किसके कारण फैलता है, नमी वाले क्षेत्रों पर नंगे पांव घूमने से कौन सा रोग होता है, दाद रोग। उपचार क्या रहेगा, फूट पाउडर के द्वारा, रिंग गार्ड के द्वारा या इच गार्ड के द्वारा अपने इसका उपचार किया जा सकता है। अब देखिए कवक जनित रोग के अंदर अपने एक रोग है एथलीट फुट, कौन सा है,
एथलीट फुट। तो ये जो एथलीट फुट है ये भी एक प्रकार का दाद है। क्या है? एक प्रकार का दाद है जो किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। और इस यही लक्षण है, मतलब दाद के लक्षण यही रहेंगे। ठीक है, तो उपचार किसके माध्यम से करेंगे? अपने फूड पाउडर के द्वारा। तो एथलीट फुट भी किस कवक के कारण फैलता है? ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण। और ये भी एक प्रकार का पैर का दाद होता है। इसे क्या कहते हैं? पैर का दाद भी कहा जाता है एथलीट फुट को। समझा गई बात? अब देखिए, ये समझ आ गया तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं। कवक जनित रोग में वह खाज या खुजली। शाबाश, नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट जो कवक जनित रोग है वह कौन सा है? खाज या खुजली। खाज या खुजली। खाज या खुजली। देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कहा जाता है स्केबीज रोग। क्या कहा जाता है? स्केबीज रोग भी कहा जाता है। तो अगर इसका अन्य नाम पूछा जाए, खाज या खुजली का अन्य नाम क्या होता है? स्केबीज होता है। क्या होता है? स्केबीज। ये किस कवक के कारण फैलता है? ये फैलता है सरकोप्टस स्केबी नामक कवक के कारण। किसके कारण फैलता है? सरकोप्टस स्केबी नामक कवक के कारण फैलने वाला रोग है। तो इसका जो रोग कारक होगा वह क्या हो जाएगा? सरकोप्टस स्केबी कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा है? खाज या खुजली रोग है। जब ये रोग होता है, ये रोग किसके कारण फैलता है? ये रोग ज्यादातर कुत्ते बिल्लियों के अंदर होता है। तो कुत्ते बिल्लियों के संपर्क में आने से ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। तो कारण क्या रहेगा? कुत्ते व बिल्लियां। क्योंकि ये रोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? कुत्ते बिल्लियों के अंदर होता है। और इनके संपर्क में आने से इस रोग के होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब देखिए, इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे? लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? जो अपनी उंगलियां हैं, कलाई है, कोहनी है, ठीक है, नितंब है, ठीक है, इन पर क्या होते हैं? फोड़े निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके ना अपनी भाषा में गुमड़िया बोल दिया। ये बोल दिया गुमड़िया, या बना अपन बोलेंगे पंप निकलना। तो उंगलियों, कलाई, कोहनी, नितंबों पर फोड़े निकलना। फोड़े जिकन आप के बोल देंगे जी, गुमड़ा भी बोल दें, इन अलावा बंप भी बोल दें। ठीक है, बंप निकलना। इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं वह रोग कौन सा होगा? खाज या खुजली। समझा की बात? इसका उपचार अपने किस प्रकार से करेंगे? तो इसका उपचार अपने किस प्रकार से किया जा सकता है? जो बिस्तर है, बिस्तर को अपने गर्म पानी से धोना चाहिए। बिस्तर को गर्म पानी से धोना चाहिए। गर्म पानी से धोना चाहिए। और जहां पे इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गुमड़े वगैरह निकल आते हैं उंगलियों पर, कलाइयों पर, या कोहनी पे है, या नितंबों पे है, ठीक है, तो जहां पे भी फोड़े या गुमड़े दिखाई दें, मतलब खाज या खुजली के लक्षण दिखाई दें, तो उस स्थान पर रात को सोते समय निहार तेल लगाना चाहिए। तो रात को सोते समय किसका यूज करना चाहिए? निहार तेल का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय निहार तेल लगाना चाहिए। तेल लगाना चाहिए। समझा गई बात? तो खाज या खुजली का अन्य नाम क्या है? स्केबीज है। ये किस कवक के कारण होता है? सरकोप्टस स्केबी कवक के कारण होता है। और सबसे ज्यादा ये किस में होता है? कुत्ते बिल्लियों में होता है। तो कुत्ते बिल्लियों के संपर्क में आने के कारण ये रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। लक्षण कैसे दिखाई देंगे?
उंगलियां हैं, कलाई है, कोहनी है, नितंबों पर क्या निकल आते हैं, फोड़े या गोमड़े या बंप निकल आते हैं। उपचार क्या रहेगा, बिस्तर को गर्म पानी से धोना चाहिए और रात को सोते समय क्या करना चाहिए, निहार तेल का प्रयोग करना चाहिए। समझा गई बात। तो ये थे अपने कवक जनित रोग। इसके बाद अपने जो संक्रामक रोग का पांचवा प्रकार है वह कौन सा है, कर्मी जनित रोग। तो अब अपने आगे बात करते हैं कर्मी जनित रोग की। देखिए कर्मी जनित रोग कौन से हैं, जो कर्मी के कारण मानव के एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, वे रोग क्या कहलाते हैं, कर्मी जनित रोग कहलाएंगे। किसके कारण जाते हैं, कर्मी के कारण फैलते हैं। तो कर्मी जनित रोग के अंदर अगर अपनी बात करते हैं तो एक रोग है जिसका नाम है बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग ये किस कर्मी के कारण फैलता है, इसको फैलाने वाला जो कर्मी होता है वह होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक कर्मी। कौन सा होता है, ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक कर्मी। तो इसका जो रोग कारक रहेगा वह क्या होगा, ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है, बाला या नारू रोग है। और ये किस कारण से फैलता है, जो ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि इसकी मादा स्वच्छ जल के अंदर अंडे देती है और उस जल का सेवन अपने द्वारा कर लिया जाए तो उससे कौन सा रोग होने की संभावना होती है, बाला या नारू रोग। तो मादा कृमि द्वारा स्वच्छ जल में अंडे देने, स्वच्छ जल में अंडे देने के दौरान उस जल का सेवन करने से, उस जल का सेवन करने से कौन सा रोग होता है, बाला या नारू रोग होता है। और इस रोग की रोकथाम के लिए सन 2000 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था नारू उन्मूलन कार्यक्रम, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम के तहत 2000 के बाद आज तक कोई भी नारू रोग का रोगी नहीं मिला है। तो इससे संबंधित जो कार्यक्रम चलाया गया था वो कब चलाया गया था, सन 2000 में। कब चलाया गया, सन 2000 में चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के दौरान 2000 के बाद आज तक नारू रोग का एक भी रोगी नहीं पाया गया है। समझा गई बात। तो ये है कर्मी जनित रोग, बाला या नारू रोग। इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है, ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नामक कर्मी है। और कारण कि जो इसका जो मादा कर्मी होता है वो स्वच्छ जल में अंडे देता है और उस जल का अपने द्वारा सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, बाला या नारू रोग हो जाता है। और सन 2000 में इस रोग की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जो कौन सा था, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम। और सन 2000 के बाद आज तक कोई भी नारू रोग का रोगी नहीं पाया गया है। समझा गई बात, क्लियर हो गया। तो ये थे अपने संक्रामक रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि या कवकों के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में संचारित होते हैं या फैल जाते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और इसमें अपने संक्रामक रोग के 5 टाइप की बात की। पहला था जो था विषाणु जनित रोग, दूसरा बैक्टीरिया जनित रोग या जीवाणु जनित रोग, तीसरा प्रोटोजोआ जनित, चौथा कवक जनित रोग और पांचवें टाइप में अपने बात की किसकी, कर्मी जनित रोगों के बारे में। अब अपनी इसी कड़ी में आगे बात करते हैं असंक्रामक रोगों के बारे में। किसके बारे में, असंक्रामक रोगों के बारे में। तो नेक्स्ट है असंक्रामक रोग या इनको अपने कहा जाता है असंचरणीय रोग भी कहा जाता है। असंक्रामक रोग
असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलते हैं। क्यों नहीं फैलते हैं? क्योंकि इनका कोई रोगवाहक नहीं होता है। ये विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हो सकते हैं। मतलब पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग भी किस श्रेणी में आते हैं? असंक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका कोई रोगवाहक नहीं होता है। और जिनका रोगवाहक नहीं होता तो वे रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलते। और जो रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलते वे क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो असंक्रामक रोग कौन से होंगे? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उन्हें अपने क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है असंचरणीय रोग भी कहा जाता है। तो इन्हें अपने क्या बोल सकते हैं? असंचरणीय रोग भी कहा जाता है। असंचरणीय रोग भी कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक? और इन्हें असंचरणीय रोग क्यों कहा जाता है? ये एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्यों नहीं फैलते? क्योंकि इनका कोई भी रोगवाहक नहीं होता है। जबकि संक्रामक रोगों का रोगवाहक होता है, मतलब या तो ये विषाणु के द्वारा फैल सकते थे, जीवाणु के द्वारा फैल सकते थे, प्रोटोजोआ के द्वारा फैल सकते थे, कवकों के द्वारा फैल सकते थे, कृमि के द्वारा फैल सकते थे। लेकिन असंक्रामक रोगों का कोई रोगवाहक नहीं होता। तो इन रोगों का कोई रोगवाहक नहीं होता है। कोई रोगवाहक नहीं होता है। जैसे कि अपने बात करें, हार्ट अटैक हो गया, हृदयघात रोग बोलते हैं जिसको, ठीक है। जैसे कि कैंसर रोग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? इनका कोई रोगवाहक नहीं होता है। और इसी कारण ये एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलते हैं। समझा गई बात? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो अब देखिए, ये पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकते हैं। ये रोग किसकी कमी के कारण हो सकते हैं? ये रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण जैसे मतलब विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हो गए। जैसे विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो गया, विटामिन बी की कमी के कारण थायमीन हो गया, बेरी-बेरी रोग हो गया, विटामिन सी की कमी के कारण जैसे सक्रिय रोग हो गया, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के रोग हो गए। जैसे प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकोर और मेरस्मस रोग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। ये भी किस श्रेणी में आएंगे? असंक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। समझा की बात? अब अपने आगे बात करते हैं असंक्रामक रोग में किसकी? असंक्रामक रोग में अपनी बात करते हैं कैंसर रोग के बारे में, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रोग है। और इसमें से लगभग क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। तो अपने आज बात करते हैं किसके बारे में? कैंसर रोग के बारे में। तो पहला असंक्रामक रोग अपने कौन सा पढ़ रहे हैं? कैंसर रोग। तो कैंसर रोग के बारे में अगर अपनी बात करें तो कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है एक ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। तो पहले तो अपने बात कर लेते हैं किसकी? ट्यूमर की। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे ट्यूमर, ट्यूमर बोलते हैं बेटा गांठ को। किसको बोलते हैं? गांठ को कहा जाता है। तो अपने शरीर के अंदर दो प्रकार की गांठ उत्पन्न हो सकती है। एक तो वे गांठ होती है जिनके अंदर दर्द होता है, और जिनके अंदर दर्द होता है वे तो क्या होते हैं? फोड़े फुंसी की गांठें होती है। और जिनके अंदर दर्द नहीं होता है तो उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। मृत कोशिकाओं के कारण जो बनने वाली गांठें हैं जिनके अंदर दर्द नहीं होता वे किसकी गांठ होती है?
कैंसर की गांठ होती है, जिन्हें अपने क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये होता किस वजह से, जो अपने शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का क्या होता है, नियमित रूप से विभाजन होता है। और किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो कई बार क्या होता है, कोशिकाओं का जो समसूत्री विभाजन है वह क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो अनियमित समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण जो ट्यूमर बनता है उससे क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर किसे कहेंगे, कोशिकाओं के अनियमित समसूत्री विभाजन के कारण, अनियमित समसूत्री विभाजन के कारण बनने वाले ट्यूमर क्या कहलाते हैं, कैंसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैंसर कहलाते हैं। समझा गई बात। तो कैंसर किसे कहा जाएगा, जब कोशिकाओं का क्या होगा, अनियमित रूप से समसूत्री विभाजन होगा, तो उसके कारण जो ट्यूमर बनेगा उसके अंदर न तो दर्द होता है, क्योंकि उनके अंदर कोशिकाएं है वो क्या हो जाती है, अनियमित समसूत्री विभाजन होने के कारण कुछ कोशिकाएं मर्त होकर किसका निर्माण कर लेती है, एक गांठ का निर्माण कर लेती है, जिसे अपने ट्यूमर कहा जाता है। और उस ट्यूमर के अंदर दर्द नहीं होता है, वह ट्यूमर किसका ट्यूमर कहलाता है, कैंसर का ट्यूमर कहलाता है। समझा गई बात। अब देखो कैंसर का जीन पूछ लिया जाता है कि कैंसर किस जीन के कारण होता है। कैंसर का जीन कौन सा होता है, ऑन्कोजीन होता है। कौन सा जीन होगा, ऑन्कोजीन होता है। तो बेटा ध्यान रखना है, कैंसर से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर से संबंधित अध्ययन पूछ लिया जाए तो कैंसर से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर से संबंधित अध्ययन पूछे तो क्या होगा, ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का जीन पूछे तो कौन सा होगा, ऑन्कोजीन। क्योंकि कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाएगा तो वह किसके बारे में किया जाएगा, ऑन्कोजीन के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये तो ऑन्को तो जीन हो गया, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। ऑन्कोजीन का अध्ययन करना मतलब किसका अध्ययन करना है, कैंसर का अध्ययन करना कहलाता है। समझा की बात। तो कैंसर से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑन्कोजीन, ये सॉरी ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। अब देखिए कैंसर का जो ट्यूमर होता है इसके अंदर कभी दर्द नहीं होता है। कैंसर के ट्यूमर में दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, कोशिकाओं का अनियमित रूप से समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण कुछ कोशिकाएं वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। और मृत कोशिकाओं के अंदर कभी भी दर्द नहीं होता है। समझा की बात। इस वजह से कैंसर के ट्यूमर के अंदर दर्द नहीं होता है। अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में, कैंसर के प्रकार के बारे में। कैंसर के प्रकार, तो कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का कैंसर होता है। कौन कौन सा, एक तो है कार्सिनोमा कैंसर। कौन सा है, कार्सिनोमा कैंसर, कार्सिनोमा कैंसर। दूसरा जो इसका टाइप है वह है सार्कोमा कैंसर। कौन सा है, सार्कोमा कैंसर। और इसके अलावा जो है तीसरा जो टाइप है वह है ल्यूकेमिया कैंसर। कौन सा है, ल्यूकेमिया कैंसर। तो कैंसर के प्रकार पूछे जाए तो कौन कौन से होंगे, 3 प्रकार होते हैं, कार्सिनोमा कैंसर, सार्कोमा कैंसर और ल्यूकेमिया कैंसर। तो देखिए कार्सिनोमा कैंसर कौन सा होता है, कार्सिनोमा कैंसर किसे कहते हैं, ये होता है स्योंजी उत्तकों से संबंधित कैंसर, जैसे मुंह का कैंसर हो गया, जबड़े का कैंसर हो गया, इसके अलावा जैसे स्तन का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो कैंसर है ये कौन से कैंसर की श्रेणी में आते हैं, कार्सिनोमा कैंसर की श्रेणी में आते हैं। तो कार्सिनोमा कैंसर कौन सा होगा, स्योंजी उत्तकों से संबंधित कैंसर, स्योंजी
ऊतकों से संबंधित कैंसर कौन सा होगा? कार्सिनोमा कैंसर, जिसके अंदर कौन कौन से कैंसर आ जाते हैं? जैसे गले का कैंसर हो गया, गले का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर हो गया। इसके अलावा अमाशय का कैंसर हो गया, अमाशय मतलब पेट का कैंसर। तो ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं? कार्सिनोमा कैंसर के प्रकार है। समझा की बात? इसके बाद है सार्कोमा कैंसर। जो सार्कोमा कैंसर है ये किससे संबंधित होता है? उपकला ऊतकों से संबंधित कैंसर होता है। किससे संबंधित होता है? उपकला ऊतकों से संबंधित कैंसर क्या कहलाता है? सार्कोमा कैंसर कहलाता है। और ये सॉरी भाई, अब देखो कार्सिनोमा कैंसर है, कार्सिनोमा कैंसर उपकला ऊतकों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उपकला ऊतकों से संबंधित कैंसर होता है। कौन सा? कार्सिनोमा कैंसर, जिसके अंदर आ जाते हैं आमाशय का कैंसर है, गले का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है। ये सारे के सारे कैंसर किस श्रेणी में आते हैं? कार्सिनोमा कैंसर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अपनी बात करते हैं सार्कोमा कैंसर। तो बेटा सार्कोमा कैंसर ये किससे संबंधित होता है? स्योंजी ऊतकों से संबंधित। किससे संबंधित होता है? स्योंजी ऊतकों से संबंधित होता है। और स्योंजी ऊतकों की अगर अपनी बात करें तो जैसे स्योंजी ऊतक कौन से होते हैं? हड्डियां हो गई, लसिका ग्रंथियां हो गई, पेशियां हो गई। तो लसिका ग्रंथिकाओं से संबंधित कैंसर किस श्रेणी में आएगा? सार्कोमा कैंसर कहलाएगा। तो जैसे अस्थि कैंसर, अस्थि मतलब हड्डियों का कैंसर, जैसे कि लसिका ग्रंथियों का कैंसर, लसिका गांठों का कैंसर। लसिका गांठों का कैंसर क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है लिम्फोमा कैंसर। क्या कहा जाता है? लिम्फोमा कैंसर भी कहा जाता है। जैसे कि पेशियों का कैंसर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? स्योंजी ऊतक है। तो पेशियों का कैंसर ये किस श्रेणी में आते हैं? सार्कोमा कैंसर। तो सार्कोमा कैंसर की बात की जाए तो कौन सा होगा? पेशियों का कैंसर है, अस्थि कैंसर है, लसिका गांठों का कैंसर है। लसिका गांठों का कैंसर क्या कहलाता है? लिम्फोमा कैंसर भी कहलाता है। और जो तीसरा टाइप है वह कौन सा है? ल्यूकेमिया कैंसर। ल्यूकेमिया कैंसर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित कैंसर, मतलब जिसको अपने ब्लड कैंसर कहते हैं। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा का कैंसर, अस्थि मज्जा का कैंसर। तो ये जो कैंसर के प्रकार हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? ल्यूकेमिया कैंसर की श्रेणी में आते हैं। देखिए कैंसर किसे कहा जाता है? कोशिकाओं का अनियमित रूप से जो समसूत्री विभाजन होता है इसके कारण जो ट्यूमर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कैंसर रोग कहा जाता है। कैंसर का जीन कौन सा है? ऑन्कोजीन है। कैंसर से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कैंसर के ट्यूमर में कभी दर्द नहीं होता है। कैंसर के प्रकार पूछे जाए तो कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कार्सिनोमा कैंसर, सार्कोमा कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर। कार्सिमो कार्सिनोमा कैंसर कौन सा है? उपकला ऊतकों से संबंधित कैंसर है, जिसमें कौन कौन से कैंसर आते हैं? आमाशय का कैंसर है, गले का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, जैसे स्तन का कैंसर है, स्तन का कैंसर हो गया। ठीक है, ये किस श्रेणी में आते हैं? कार्सिनोमा कैंसर की श्रेणी में। सार्कोमा कैंसर कौन सा होता है? स्योंजी ऊतकों से संबंधित कैंसर, वे ऊतक जो शरीर के अंदर अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्योंजी ऊतक कहलाते हैं। उनसे संबंधित कैंसर कौन सा होगा? जैसे पेशियों का कैंसर हो गया, अस्थि मतलब हड्डी का कैंसर हो गया, लसिका गांठों का कैंसर हो गया। और लसिका गांठों का कैंसर क्या कहलाता है? लिम्फोमा कैंसर भी कहलाता है। इसके बाद है ल्यूकेमिया कैंसर, तीसरा प्रकार। ल्यूकेमिया कैंसर रक्त से संबंधित कैंसर है, तो इसमें आ जाते हैं रक्त कैंसर और अस्थि मज्जा का कैंसर। समझा की बात? अब अपने आगे बात करते हैं कि कैंसर की जांच कौन कौन सी है। देखिए कैंसर की जांच, कैंसर रोग की अगर अपने जांच की बात की जाए
तो कैंसर रोग की जांच या निदान कौन कौन सी है? जांच या अपने इनको क्या कहा जाता है? निदान। तो कैंसर रोग की जांच करें तो पहली जांच होती है खून की जांच। किसकी जांच होगी? खून की जांच होती है। और खून की जांच में किसकी जांच होगी? डब्ल्यूबीसी की। किसकी? डब्ल्यूबीसी की। कि एक जो सामान्य स्वस्थ मनुष्य होता है, इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है स्वस्थ मनुष्य में, वो कितनी होती है? 5500 से 11,000 तक होती है। और जब कैंसर रोग होता है तो उस स्थिति के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 80,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? 80,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो कैंसर की जो पहली जांच है वह कौन सी है? खून की जांच, जिसके अंदर किसकी जांच होगी? डब्ल्यूबीसी की। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है? 5500 से 11,000 होती है। लेकिन जब कैंसर रोग होता है तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है? 80,000 से 1 लाख हो जाती है। इसके अलावा कैंसर की जांच कौन सी है? बायोप्सी। इसके अलावा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी स्कैन। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इसके अलावा जो इसकी जांच होती है वह होती है एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। तो अगर कैंसर रोग से संबंधित जांच या निदान पूछी जाए तो कौन कौन सी होगी? खून की जांच है जिसमें डब्ल्यूबीसी की जांच होगी। दूसरी हो जाएगी बायोप्सी। तीसरी हो जाएगी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। और चौथी जांच है एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मतलब चुंबकीय अनुनादी प्रतिबिंब। इसका हिंदी नाम क्या होता है? चुंबकीय अनुनादी प्रतिबिंब होता है। समझा गई बात? इसके बाद अपनी बात करते हैं कैंसर के उपचार कौन कौन से हैं। कैंसर के उपचार, तो उपचार के अंदर अगर अपनी बात करें, उपचार होता है एक तो कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक सेक किए जाते हैं जिससे सिर के बाल झड़ जाते हैं। सिर के बाल झड़ जाते हैं। जैसे अपने एक क्रिकेटर था युवराज सिंह, ठीक है। तो युवराज सिंह ने जो कैंसर का इलाज करवाया था तो उनका इलाज है, उनके इलाज के लिए कौन सा उपचार काम में लिया गया था? कीमोथेरेपी। इसके अलावा जैसे रेडियोथेरेपी। इसके अलावा जैसे कोबाल्ट 60 हो गया, आयोडीन 130 131 हो गया। इसके अलावा स्ट्रोंशियम 90 हो गया। स्ट्रोंशियम 90 हो गया। तो ये जो समस्थानिक है इनका प्रयोग भी कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 है। इसके अलावा जैसे पारा 203 है। पारा मतलब Hg 203, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? मस्तिष्क कैंसर के उपचार के लिए। पारा 203 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? मस्तिष्क कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। और स्ट्रोंशियम जो है, स्ट्रोंशियम 90, इसका उपचार लिया जाता है किसके लिए? त्वचा से संबंधित कैंसर के लिए। त्वचा से संबंधित कैंसर है या अपनी आंखों का कैंसर है, आंखों का कैंसर, तो त्वचा से संबंधित और आंखों से संबंधित कैंसर के उपचार के लिए कौन सी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंशियम 90 का। आयोडीन 130 31, ये है गले के कैंसर से संबंधित। गले के कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 130 और 131 का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर रोग के उपचार कौन कौन से होंगे? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट 60 है और आयोडीन 130 31, जिसका उपचार किसके रूप में? गले के कैंसर के रूप में। स्ट्रोंशियम 90 का यूज कहाँ किया जाएगा? त्वचा से संबंधित कैंसर और आंखों से संबंधित कैंसर के उपचार के लिए। और इसके बाद है मरकरी 203 या पारा 203,
जिसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क कैंसर के उपचार के लिए। और कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 है, ये प्रकृति में सबसे ज्यादा किस पेड़ में पाया जाता है? ये पाया जाता है शीशम के पेड़ में। मतलब शीशम जिसके ना अपनी भाषा में टाली बोल दिया, क्या बोल दिया? टाली बोल दिया। टाली के अंदर सारा ज्यादा शीशम की कोबाल्ट की मात्रा हुई, तो शीशम का प्रयोग भी कैंसर के उपचार के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समझा की बात? तो ये थे अपने कैंसर के उपचार। और अपने से पूछ लिया जाता है कि जो अपने 3 प्रकार के कैंसर है, एक तो जैसे कार्सिनोमा कैंसर है, दूसरा सार्कोमा कैंसर है, और तीसरा कौन सा है? ल्यूकेमिया कैंसर है। जो कैंसर के मरीज हैं उनमें अधिकतर किस प्रकार का कैंसर होता है? उनमें होता है कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर लगभग 85% जो कैंसर होता है वह कौन सा होता है? कार्सिनोमा कैंसर होता है। और कार्सिनोमा कैंसर कौन सा होता है? जो उपकला उत्तकों से संबंधित होता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, आमाशय का कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर हो गया। तो ये क्या है? कार्सिनोमा कैंसर की श्रेणी में आता है। और लगभग 85% कौन सा कैंसर होता है? कार्सिनोमा कैंसर होता है। समझा की बात? अब अपनी इसके बाद बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट जो असंक्रामक रोग हैं वह हार्ट अटैक, या जिसे अपने कहा जाता है हृदयघात रोग। क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक या हृदयघात। हार्ट अटैक, या इसको अपने क्या बोल देते हैं? हृदयाघात रोग भी कहा जाता है। हृदयाघात रोग। अब देखो ये किस कारण से होता है कि हृदय से एक धमनी जुड़ी होती है, एक रक्त वाहिनी जुड़ी होती है, जिसको कहा जाता है कोरोमरी धमनी। क्या कहा जाता है? कोरोमरी धमनी कहा जाता है। कोरोमरी धमनी। कोरोमरी धमनी में क्या होता है? रक्त की क्या हो जाती है? रुकावट उत्पन्न हो जाती है। रक्त की रुकावट आने के कारण, रुकावट आने के कारण क्या होता है? जब रक्त की मात्रा में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, रक्त के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन है वह कहाँ पहुंचती है? शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचती है। तो मतलब जब रक्त के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, तो उसके कारण जो ऑक्सीजन है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण अपना हार्ट है वह क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, जिसके कारण कोरोमरी धमनी है वह क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो कोरोमरी धमनी में रक्त की रुकावट उत्पन्न होने के कारण यह सिकुड़ जाती है। ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और जब कोरोमरी धमनी के अंदर संकुचन या सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, तो रक्त के मार्ग में क्या होती है? रुकावट उत्पन्न होगी, जिससे रक्त व ऑक्सीजन कहां तक नहीं पहुंच पाता? हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? हार्ट अटैक या हृदयघात, मतलब अटैक आ जाता है। और लगभग अगर तीसरा अटैक किसी व्यक्ति को आता है तो उसके बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसके लक्षण कैसे होते हैं? सीना क्या हो जाता है? लाल होना। सीने की जो त्वचा या चमड़ी होती है वह कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। पसीना आना। सीने में दर्द उत्पन्न होना। सीने में दर्द उत्पन्न होना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ना। ये जो लक्षण है ये किसके? हार्ट अटैक रोग के हैं। तो सीना है वो क्या हो जाता है? जो आगे की चमड़ी है ये कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। पीछे कमर पे की जो चमड़ी है वह कैसी हो जाती है? हल्की लाल हो जाती है। पसीना आता है, सीने में दर्द उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार के लक्षण किसके हैं? हार्ट अटैक के हैं। और ये किसके कारण उत्पन्न होता है? जो कोरोमरी धमनी जो हृदय से जुड़ी होती है, इसके अंदर सिकुड़न या संकुचन उत्पन्न होने के कारण होता है, जिसके कारण रक्त के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है।
और रक्त के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी तो रक्त है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचा पाएगा कहां तक, हृदय तक, जिससे अटैक होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। समझा की बात। इसके बाद अपने असंक्रामक रोग के अंदर अगर अपने बात करें तो एक रोग है जिसको कहते हैं गंठिया। गंठिया, तो गंठिया रोग क्या है? जो अपने शरीर के अंदर कई बार सिट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है और उस सिट्रिक अम्ल का क्या हो जाता है, हड्डियों की ऊपर परत बन जाती है, हड्डियों पर जमाव हो जाता है। तो ये किस कारण से उत्पन्न होता है? सिट्रिक अम्ल का जमाव होने के कारण, जमाव होने के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? गंठिया रोग है, जो एक किस प्रकार का रोग है? असंक्रामक रोग है। कौन सा है? असंक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। समझा की बात। तो ये थे अपने कुछ प्रमुख असंक्रामक रोग। और अपने बात की किसकी? मानव रोगों के बारे में। और मानव रोग के अंदर अपने बात की सबसे पहले आनुवंशिक रोग, जिसमें अपने सिंड्रोम रोग भी पढ़े और कुछ जेनेटिक्स रोग थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। इसके बाद अपने बात की थी दूसरा प्रकार था संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं किसी न किसी माध्यम से। फैलने का माध्यम दूषित भोजन, वायु, दूषित जल भी हो सकता है। मतलब ये 5 प्रकार के थे। संक्रामक रोग कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। और 500 प्रकार अपने पढ़े। कौन कौन से? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित है, कवक जनित रोग हो गए, कर्मी जनित रोग हो गई। इसके बाद जो अपने असंक्रामक रोगों के बारे में बात की और इसके अंदर जो कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं, तो वो अपने जो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो संतुलित भोजन और उसके प्रमुख पोषक तत्व, ठीक है, उनमें जो पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग हैं उनके बारे में भी अपनी चर्चा कर लेंगे। समझा की बात। तो इसी के साथ आपका मानव रोग का टॉपिक है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और अब अपने जो आगे की जो नेक्स्ट जो वीडियो क्लास रहेगी आपकी इस अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो उसके अंदर अपनी जो मानव रोग से संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेके मैं क्लास यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है, जिसमें अपने एक टेस्ट के माध्यम से प्रश्नोत्तरी क्लियर करेंगे। जितने भी मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी चर्चा करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।